हमारा इंडियन क्रिकेट टीम 1983 में वर्ल्ड कप जीत गया था। उसी साल से 11 सालों तक यानी कि 1994 तक आम आदमी को ये भी नहीं पता था कि क्रिकेट का मैच फिक्स भी हो सकता है। सितंबर 1994 में ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए और ये पहली बार था जब आम लोगों को भी हाई लेवल पर मैच फिक्सिंग के बारे में पता चला। इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शेन वॉर्न ने कहा कि पाकिस्तान टीम के सलीम मलिक उनके होटल रूम में आए थे। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तानी टीम ये सीरीज हार गई तो हमारे घरों को आग लगा दी जाएगी, इसलिए आप $276,000 ले लो जो कि 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा है और ये मैच हार जाओ। शेन वॉर्न, टीम में और मार्क वॉर्न ने ये बात अपने कोच, कैप्टन और मैच रेफरी को बताई। शेन वॉर्न ने इस बात को अपने डॉक्यूमेंट्री वीडियो में भी खुलासा किया। Our families' houses will get burnt down. $200,000 cash for you and Tim May. So we go and tell Mark Taylor, Bob Simpson. जब ये पब्लिक में आया तो आम लोगों को बहुत गुस्सा आया और जब ये मामला बहुत बड़ा हो गया तो जस्टिस फखरुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद मालिक कयूम ने पाकिस्तान से एक अलग कमीशन बनाई और कई घटनाओं की जांच शुरू की। जब जांच की रिपोर्ट आई तो उसमें 2 लोगों का नाम था, एक सलीम मलिक और दूसरा वसीम अकरम। जांच के बाद कमीशन ने सलीम मलिक को लाइफ टाइम बैन कर दिया और वसीम अकरम के खिलाफ ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए कि उसके खिलाफ सबूत कम है। सलीम मलिक पहले क्रिकेटर थे जिनको मैच फिक्सिंग के बाद बैन किया गया और जेल भेजा गया। इस घटना के बाद मैच फिक्सिंग का सिलसिला काफी समय तक बंद रहा, लेकिन 3 साल बाद यानी 1997 में मैच फिक्सिंग का जिन लोगों के सामने आते हैं। आउटलुक मैगजीन ने क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को एक इंटरव्यू ले रहे थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यानी 1994 में श्रीलंका में एक सीरीज चल रही थी, उसमें मेरी टीममेट ने मुझे मैच हराने के लिए 25 लाख ऑफर दिया। आगे चलकर बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट IS बिंद्रा ने कहा कि ये 25 लाख का ऑफर कपिल देव ने दिया था, जो इंडिया के माइकल जॉर्डन के नाम से भी जाने जाते हैं। लोगों को क्रिकेट पूजा करती हैं, लेकिन अगर मैच हार जाए तो कई लोग खाना भी नहीं खाते। जब ऐसे खुलासा लोगों के सामने आया तो आम जनता बहुत गुस्से में थी। इसके बाद बीसीसीआई ने एक जांच शुरू की जो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जसवंत चंद्रचूड़ के नजर में थी। ये जांच कई दिनों तक चली और अक्टूबर 1997 में इसकी रिपोर्ट आई, जिसे चंद्रचूड़ रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए गए। इसमें किसी तरह की सही जांच नहीं हुई थी। इस रिपोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून का बहुत बड़ा खेल हो रहा है, लेकिन ये समस्या कानून और व्यवस्था की समस्या है। 3 साल बाद यानी 2000 में साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया आती है। 2 टेस्ट और 5 ODI मैच खेलना। पहला टेस्ट 19 फरवरी 2000 को होना था और आखिरी ODI 19 मार्च 2000 को खत्म होगा। जब ये मैच हो रहा था तब एक अंडरवर्ल्ड का आदमी दाऊद इब्राहिम और सोते शाकिल का आदमी सलीम हथेली, जो बड़ी लोगों से ब्राइब्स लेता था, वो भी मौजूद था। इस समय सलीम हथेली ने अपोलो टायर और खन्ना ज्वेलर्स के मालिकों से ब्राइब्स मांगी और ये दोनों बिजनेसमैन ब्राइब्स देने के बजाय पुलिस के पास चले गए। पुलिस ने प्लान बनाया कि सलीम हथेली की कॉल को सुनने से पता चलेगा कि उनकी लिंक्स इंडिया में कहां तक हैं और उन्हें पकड़ा जा सके। दोनों बिजनेसमैन पुलिस की बातों पर सहमत हो गए और नेगोशिएशन में भाग लिया। सलीम हथेली हमें पैसों की जगह टायर्स देने के लिए तैयार है। ये सब कुछ तय किया जा रहा था और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह हर चीज पर नजर रखते हुए थे। जब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह उनकी बातचीत को सुन रहे थे, उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। सलीम हथेली जिस नंबर पर बिजनेसमैन को कॉल कर रहा था, उनमें से एक BSNL फोन नंबर था जो कृष्ण कुमार ने काफी समय पहले इस्तेमाल किया था। कृष्ण कुमार टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के भाई था और गुलशन कुमार के मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का नाम आया था।
तो पुलिस को लगा कि शायद कुछ संबंध हो सकता है। पुलिस ने इंडिया में BSNL की मदद ली और कृष्ण कुमार के करंट फोन को टैप करना शुरू किया। रोजाना दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल का ड्यूटी होता था कि वो रोटेशनल शिफ्ट में कृष्ण कुमार का फोन 24 घंटे सुनते रहे। अब 19 फरवरी 2000 को साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच पहले मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला था और पूरी टीम ताज होटल में रुक रही थी जो स्टेडियम से थोड़ा दूर था। इस मैच के 2 दिन पहले किशन कुमार का दोस्त संजीव चावला लंदन से आया और उसके पास इंडिया का नंबर नहीं था, तो उसके दोस्त किशन कुमार ने अपना नंबर संजीव चावला को दिया और संजीव चावला उसी होटल में रुका जहां टीम रही थी। याद रखिए संजीव चावला का नाम। आने वाले सभी मैच फिक्सिंग मामले में इस संजीव चावला से जुड़े हुए हैं। तो टेक्निकली 2 कांस्टेबल जो कृष्ण कुमार के फोन को सुनने के लिए बुलाए गए थे, अब संजीव चावला के फोन को सुन रहे थे। ये दोनों कांस्टेबल दिन रात अंडरवर्ल्ड के बीच कोई संबंध ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों तक फोन सुनने के बाद उन्होंने कहा कि उनका अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है, उनका सिर्फ क्रिकेट मैचेस देखना और बातें करना होता है, जैसे आउट होने या कैच होने की। लेकिन उनके सीनियर ऑफिसर कह रहे थे कि इसमें एक कोड वर्ड है, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई कोड वर्ड नहीं है, ये लोग सिर्फ लाइव मैच के हिसाब से बातें कर रहे हैं। बीच में सिर्फ एक आदमी आता है जो अंग्रेजी बोलता है, बिल्कुल अंग्रेजी की तरह, और वहाँ सभी लोग टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हैं, तो इसमें अंडरवर्ल्ड का कोई संबंध नहीं है। कुछ दिन बाद एक कांस्टेबल घर पर क्रिकेट मैच देख रहा था, तब साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेनरी क्रॉन्स कमेंट्री बॉक्स में आए। जो कांस्टेबल इस आवाज को सुन रहा था उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने सोचा कि ये वही आवाज है जो वो फोन टेपिंग पर दिन रात सुनता आए थे। जब उसने ये बात आगे बताई तो पुलिस टीम इसे सीरियसली लेने लगी और सबसे पहले उन्होंने मैच फुटेज दूर से ऑब्जर्व की और अब तक रिकॉर्ड की गई फोन रिकॉर्डिंग से उन्हें हेनरी क्रॉन्स का सैंपल मैच किया जो बिल्कुल वही था। लेकिन इसमें इतना सबूत नहीं थे, इसलिए वो और भी श्योर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फोन रिकॉर्डिंग को और ध्यान से सुनना शुरू किया। जो चीजें वो फोन पर करते थे वही चीजें अगले दिन मैच में होती थी, जैसे कि कौन खेलने वाले 11 है, कौन टॉस जीतेगा और पहला ओवर कौन डालेगा। ये सब चीजें अगले दिन बिल्कुल वैसी ही होती थी और पुलिस इतने समय से रिकॉर्डिंग कर रही थी। 14 मार्च 2000 को पुलिस फोन सुन रही थी, तब वहाँ से आवाज आती है, हेलो हाय हेनरी, और साथ ही फोन रिकॉर्डिंग में होटल का रूम नंबर भी था जो हेनरी क्रॉन्स का था। इसके बाद पुलिस ने कंफर्म किया कि जो आदमी वहाँ से बात कर रहा था वो साउथ अफ्रीका टीम का कैप्टन हेनरी क्रॉन्स थे और मैच फिक्सिंग इंडिया में हो रहे हैं। तो असल में अपोलो टायर्स और खन्ना ज्वेलर्स के एक्सटॉर्शन केस की जांच करते करते पुलिस ने जांच में संजीव और हेनरी क्रॉन्स को घेर लिया और इंडिया का पहला बड़ा मैच फिक्सिंग का मामला एक कोइंसिडेंस के चलते पकड़ा गया। अब देखिए, पुलिस के सामने समस्या थी कि उनके पास सारे सबूत थे, जिसमें संजीव चावला, हेनरी क्रॉन्स, हर्शल गिब्स और निकी के नाम, पीटर स्ट्रेटऑफ के नाम थे। लेकिन अगर पुलिस ने तुरंत केस फाइल किया तो साउथ अफ्रीकन टीम को जांच के लिए गिरफ्तार करना पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता, जिसमें दोनों देशों की रिपुटेशन खुल जाती। तो पुलिस ने सीरीज खत्म होने का इंतजार करने के फैसला किया और फिर सब सबूत सामने रखने का सोचा। लेकिन इस वजह से पुलिस के लिए एक नुकसान ये हुआ कि संजीव चावला पुलिस के हाथ से निकल गया। फाइनल अध्याय की तारीख के सिर्फ 4 दिन पहले संजीव चावला लंदन वापस गया। हालांकि 2020 में उसे इंडिया लाया गया और तिहाड़ जेल में रखा गया, लेकिन तब तक वो भाग गया था। तो पुलिस इस सीरीज को खत्म होने का इंतजार कर रही थी और फोन कॉल सुन रही थी और तब उन्होंने संजीव और हेनरी क्रॉन्स के बीच बातें सुनी, जिसमें हेनरी क्रॉन्स ने कहा निकी, हर्शल गिब्स और पीटर 20 रन से ज्यादा नहीं बनाएंगे। दूसरी तरफ संजीव चावला ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो क्या होगा। हेनरी क्रॉन्स ने कहा इंडिया 250 रन से ज्यादा नहीं बना पाएंगे और अगले दिन इंडिया पहले बैटिंग करने की आती है और सिर्फ 248 रन बना पाती है। इसके बाद साउथ अफ्रीकन टीम खेलने आती है। हर्शल गिब्स बिल्कुल 90 रन पर आउट होता है
है, निकी 24 रन पर आउट होता है और पीटर सिर्फ 1 रन बनाता है, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीकन टीम मैच जीत जाती है और दिल्ली पुलिस कोई नोटिस नहीं दिया और सीरीज खत्म होने का इंतजार करती है। मार्च के आखिर में पुलिस केस फाइल करती है और सभी सबूत मीडिया के सामने रखते हैं और यहाँ इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों देशों में एक हंगामा शुरू होता है। इसके बाद 8 अप्रैल 2000 को यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में हेनरी क्रोंजे कहते हैं कि जो भी बातें हो रही है वो सब झूठ है, लेकिन ये सब स्टेटमेंट काम नहीं करते। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जांच शुरू करती है और हेनरी क्रोंजे हर तरफ से प्रेशर में होता है, सभी सबूत उनके खिलाफ जाते हैं। फिर हेनरी क्रोंजे ने मानते हैं कि उन्होंने गलती की है और वो कहते हैं कि उन्हें अपने नैतिक और कर्तव्य में नाकामी का सामना किया है। I failed in my moral and professional duties. I was not honest and I apologize unreservedly. एक यूट्यूब चैनल जो AP आर्काइव के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने हेनरी क्रोंजे के लिए कई ओरिजिनल वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें कोर्ट की इंक्वायरी, उनका बात करने का तरीका और कैसे उन्होंने इसे स्वीकार किया। उनकी आंखें बहुत बाहर आई थी और वो रो रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इसे खत्म होता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको पार्ट 1 हिसाब से काट लेते हैं और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ।